ओके, आज के दो मुकाबले हैं, लेकिन एज ऑलवेज पिछले मुकाबले की बात मैं करना चाहूंगा और उसी पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना चाहूंगा बिकॉज मुझे आपकी राय की जरूरत है। बिकॉज ट्रूली मैं चेपॉक होके आया और मुझे नहीं समझ में आया कि केकेआर ने जो चेन्नई के साथ किया वो कैसे हो पाया। बिकॉज ये किला जो था उसमें सेंध लगानी शुरू तो आरसीबी ने की थी, सीजन 17 साल के बाद उन्हें हराया था। दिल्ली ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी कभी नहीं होता है, अब ऐसा अक्सर होता है। जब अक्षर पटेल की टीम ने 2010 के बाद पहली बार चेन्नई को हरा के बताया था कि जो आरसीबी ने किया वो दूसरी टीमें भी करना शुरू कर देंगी, लेकिन अब तो तीसरी बार हो गया है। लगातार 3 मुकाबले अपने घर पे चेन्नई कभी अपने आईपीएल के इलस्ट्रियस हिस्ट्री में नहीं हारी है। लगातार 5 मुकाबले चेन्नई कभी अपने इतिहास में नहीं हारी है। तो बाजी आखिर क्यों बाकी टीमों ने इतनी मारी है? और ये सवाल आपसे भी है कि एमएस धोनी तो आ गए, जादूगर की छड़ी और जादूगर के जादू का इंतजार तो था, लेकिन जादूगर के जादू के लिए क्या टीम काबू में है वो जानना बहुत जरूरी है। क्या यह गलती ऑक्शन में हुई है चेन्नई सुपर किंग्स से, जहां पे अजिंक्य रहाणे उपलब्ध थे, फाफ डू प्लेसी उपलब्ध थे, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं चेन्नई के इतिहास में फाफ डू प्लेसी, एमएस धोनी और सुरेश रैना के बाद 2 करोड़ में दिल्ली ने ले लिया, वाइस कैप्टन भी बना दिया। 1.5 करोड़ में अजिंक्य रहाणे को केकेआर ने कैप्टन बना दिया। एक ऐसी टीम जिसने 6 प्लेयर रिटेन किए थे, लेकिन कप्तान उन्होंने ऑक्शन में खरीदा। पंजाब ने भी यही किया, लखनऊ ने भी बाहर से लिया अपना कप्तान। सो इट बेग्स द क्वेश्चन कि अगर ऋतुराज को इंजरी आई, और कप्तान को कभी भी इंजरी आ सकती है, केएल राहुल को भी आई थी जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेल रहे थे, तो क्या यह प्लान बी कभी था ही नहीं कि एमएस धोनी को कप्तानी करनी पड़ सकती है? ठीक है, एमएस धोनी से ज्यादा सफल कप्तान इस लीग के इतिहास में नहीं हुआ। कप्तानी तो वो अभी भी बेहतरीन कर सकते हैं, उससे उम्र का कोई लेना देना ही नहीं है। बिकॉज कैप्टनसी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग ऑल ऑफ योर विजडम, जो कि आपने इतने सालों में 5 आईपीएल टाइटल, 2 चैंपियंस लीग टाइटल और 3 आईसीसी टाइटल कलेक्ट करके मुश्किल सिचुएशन से अपनी टीम को जिता के सीखी है, अपने बैग में, अपने बस्ते में इकट्ठा की है। वो तो आप झोंक देंगे, लेकिन सवाल बल्लेबाजी के भी हैं, गेंदबाजी के भी हैं। 103 चेन्नई का लोएस्ट एवर स्कोर इन चेन्नई। 8 विकेट से जो कोलकाता नाइट राइडर्स जीती है, 59 गेंदे शेष रहते। इट्स द बिगेस्ट एवर डिफीट इन चेन्नई फॉर चेन्नई। ये 2 चीजें बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी बयां करती हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस पे सिर्फ चेन पुल नहीं हुई है, ये पूरी तरीके से डीरेल हो चुकी है। तो क्या ऑक्शन में कुछ बेहतर किया जा सकता था? कुछ बेहतरी की तो कोशिश की गई जब शेख रशीद को शामिल किया वापस। 2023 में भी शेख रशीद खेलते थे एक्चुअली साइड के साथ। फिर वो बंदा आंध्र प्रदेश के लिए डबल 100 मारता है और आईपीएल ऑक्शन से जस्ट पहले होता है, तो लगता नहीं इसको वापस बुला लो। 30 लाख में वो भी आ गए। 50-55 लाख में वंश बेदी, जो कि दिल्ली का विकेट कीपर बैटर है, उसे भी बुला लिया गया कि एमएस धोनी जब तक हैं तो थोड़े से गुण सिखा देंगे, क्या पता ये उत्तराधिकारी बनने की राह पे चल भी पड़े। आंद्रे सिद्धार्थ, जो कि टीएनपीएल में ही खेलता है, उससे ज्यादा करीब से तो किसी और को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन इन तीनों को मौके तो अभी तक नहीं मिले। राहुल त्रिपाठी एक बार फिर से टीम में आ गए कल, एक बार फिर से दीपक हुडा को एज एन इंपैक्ट बैटर लगाया गया। हो क्या रहा है चेन्नई में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो क्या रहा है चेन्नई में कि दूसरी टीम आती है, 12 ओवर की स्पिन कर जाती है, 6 विकेट ले जाती है, देती है कुल मिला के 55 रन और आपको पूरी समस्या में डाल देती है, आपको स्पिन के जाल में फंसाती है। बिग प्रॉब्लम्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। आखिरकार छठे मुकाबले में अंशुल काम्बोज को देखने का मौका मिला। मुकेश चौधरी को उनसे पहले 2 मुकाबले खिलाए गए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आई। अंशुल काम्बोज को इतना लेट क्यों? आंद्रे सिद्धार्थ कहां हैं? शेख रशीद क्यों नहीं? वंश बेदी कब आएंगे? क्या आएंगे? और इस सब के बीच में एमएस धोनी अकेले क्या ही कर पाएंगे? चेन्नई के लिए बहुत सारे सवाल हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स की जो वो डोमिनेंस थी, जिसके दम पे एमएस धोनी बने थे इकलौते कप्तान, 200 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने वाले, इकलौते कप्तान, 100 से ज्यादा मैचेस अपने फ्रेंचाइज को जिताने वाले, अब वो किला सिर्फ टूट फूट नहीं रहा है, अब वो बादशाहत का दौर भी खत्म हो रहा है। हमने कल के वीडियो में यंग कैप्टन्स की बात की थी। इट्स मोर देन अबाउट जस्ट कैप्टन्स एनीमोर, इट्स अबाउट ऑक्शन स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट पिकिंग द राइट प्लेयर्स एंड देन हैविंग फेथ इन द राइट प्लेयर्स। क्या चेन्नई को विश्वास है अभी भी उसी टेम्पलेट पे जिसके दम पे वो इतने सीजन लगातार अच्छा करते आ रहे हैं? सबसे कंसिस्टेंट टीम ये रही है, लेकिन कई बार जब वो टेम्पलेट काम ना करे तो क्या थोड़ा सा ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के एक न्यू फ्रेश क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है?
क्या एक नया टेम्पलेट चाहिए चेन्नई को कमबैक सुपर किंग्स बनने के लिए? इस सीजन नहीं ना सही, लेकिन आने वाले सीजन्स के लिए राह तो बनानी पड़ेगी। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। कमेंट्स में आपके रिएक्शंस का, आपके फीडबैक का और आपके इनपुट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आज के मुकाबलों की तरफ चलते हैं। पहला मुकाबला कमाल का है एक्चुअली। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने होंगे गुजरात टाइटंस। लखनऊ पिछले मैच में केकेआर को हरा के आ रहे हैं। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस हारे नहीं है। पहला मुकाबला हारे थे पंजाब से गुजरात में ही, अहमदाबाद में। उसके बाद से लगातार 4 जीत उनके नाम आ चुकी हैं। शुभमन गिल की गुजरात एक्सप्रेस बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। दोनों टीमों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों अपने टॉप 3 पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। हमें लगता था गुजरात है, उनसे भी ज्यादा डिपेंडेंट तो एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। ये एक पॉजिटिव भी है और वहीं से एक नेगेटिव भी बन जाता है, बिकॉज मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, एक्चुअली निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा रन बनाए और उन दोनों के बीच में ऑरेंज कैप की रेस में है साई सुदर्शन। बटलर ने भी रन बनाए। शुभमन गिल की वो आउटस्टैंडिंग ब्रेकआउट इनिंग्स का अभी भी इंतजार है, बट उसकी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर थोड़े से अंडर एक्सपोज रहे हैं इस पूरे सीजन। तो क्या कहानी वहां पे पलट सकती है इन दोनों टीमों की? फर्क सिर्फ यह है, और एक्चुअली उसमें भी सिमिलैरिटी और फिर फर्क है, कि दोनों अपने इंडियन बॉलर्स पे भी निर्भर बहुत रहे हैं और दोनों अपने एक लेग स्पिनर से निराश भी रहे हैं। एक तरफ रवि बिश्नोई ने निराश किया लखनऊ के फैंस को, तो राशिद खान निराश कर रहे थे गुजरात के फैंस को। बट देन राशिद खान ने वो अपने फॉर्म की झलक पिछले मैच से दिखानी शुरू की। और दूसरी तरफ रवि बिश्नोई का इंतजार अभी भी होगा, लेकिन दिग्वेश राठी साहब वो टिक पे टिक लगाते जा रहे हैं, फाइन कलेक्ट करते जा रहे हैं, बट ऑल्सो ऑपोजिशन को तंग करते जा रहे हैं। शार्दुल ठाकुर वो काम कर रहे हैं जो कि उन्हें उम्मीद थी कि मोहसिन करेंगे, जो कि उन्हें उम्मीद थी कि मयंक यादव करेंगे, बट ऑल इज वेल बिकॉज लॉर्ड इज स्टिल लॉर्डिंग ओवर द ऑपोजिशन। पर्पल कैप की रेस में बना हुआ है यार बंदा, और इंग्लैंड के दौरे पे शार्दुल ठाकुर का नाम उस कॉन्वर्सेशन में होगा, या मुझसे लिख के ले लो जैसे दिग्वेश राठी हमारे लिखवाते हैं। दूसरी तरफ साई किशोर भी पर्पल कैप की रेस में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव के साथ प्रोबेबली द बेस्ट स्पिनर, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ प्रोबेबली द बेस्ट इंडियन स्पिनर ऑन डिस्प्ले। व्हाट अ वेल्थ ऑफ रिचेस टू हैव फॉर इंडियन क्रिकेट। बहुत प्रभावित किया है साई किशोर ने, और साई सुदर्शन से ज्यादा तो कभी इंडियन प्लेयर्स हैं जो आपको प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि बंदा रन तो बनाता है, छक्के भी बहुत लगाता है, एंड दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन टू साई सुदर्शंस गेम, व्हिच टेल्स मी कि ये गुजरात और लखनऊ का मुकाबला कमाल का होने वाला है। फर्क सिर्फ ये है कि हेड टू हेड में गुजरात का के फेवर में इतनी बैटल है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को वो करना पड़ेगा जो वो केकेआर में करने में सफल रहे थे, क्योंकि अगर वो रनों से भरी पिच देते हैं तो रन गुजरात भी बना सकती है, अगर स्पिन वाली पिच देते हैं तो गुजरात की स्पिन भी कमाल की है, अगर वो पेस बॉलिंग वाली पिच देते हैं तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा से भी तो बच के रहना पड़ेगा। मतलब खतरा हर तरफ से है, और इसीलिए बैटल कमाल की है। आप मुझे प्रेडिक्शंस में बताइएगा, सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है, सबसे ज्यादा विकेट कौन ले रहा है, और जीत कौन रहा है। फैंटेसी का कप्तान मैं एक्चुअली निकोलस पूरन को ही रखूंगा, बिकॉज वो अपने ड्रीम फॉर्म में है। मतलब 5 मैचेस में ऑलमोस्ट 300 रन इस बंदे ने जड़ दिए हैं। मिचेल मार्श का फॉर्म ऊपर नीचे हो सकता है सीजन में, बट निकोलस पूरन को बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो पूरन को मैं अपना फैंटेसी ऑप्शन में रखूंगा। और वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस में यू नो व्हाट, आई माइट एक्चुअली गो विद साई किशोर और विद राशिद खान। थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं दोनों तरफ को, और शुभमन गिल भी होंगे मेरी टीम में। साई सुदर्शन को तो रखना ही पड़ेगा। मैं उनको थोड़ा सा एक मौका दे रहा हूं कि एक फेलियर आ सकता है, एक आया है इस सीजन ऑलरेडी, बट वही एक फेलियर था। उसके अलावा 4-50 है उनके, तो रखिएगा उन्हें फैंटेसी टीम में। उसके अलावा क्योंकि लखनऊ की सर्फेस है तो थोड़ा स्पिनर हैवी रख सकते हैं आप। अगर बॉलर्स ले रहे हैं 3 या 4, तो उसमें से 3 स्पिनर, 4 में से 3 या फिर 3 में से 2 जरूर रखिएगा। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ फैंटेसी टीम, लेकिन सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये मैच जो है वो शायद इतना हाई स्कोरिंग ना हो जितना कि हम उम्मीद करते हैं 2 बेहतरीन बैटिंग यूनिट से, क्योंकि दोनों के बॉलिंग यूनिट्स भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दैट्स ऑल। अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद वो नहीं करना चाहते जो चेन्नई सुपर किंग्स कर चुके हैं, यानी कि लगातार 5 मैच वो गवाए, 4 मैच हार चुकी है वो टीम जिसने पहले ही मैच में आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर जड़ दिया था। समस्या यह है कि कई बार जब आपको लगता है कि यार यही हम करते हैं, तो आप वही बार बार करना चाहते हैं। चेन्नई की भी यही प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है हमारे इंडियन बैटर्स जो हैं, जो आईपीएल खेल चुके हैं, हम उन्हीं में निवेश करेंगे, उन्हीं को ट्रस्ट करेंगे, वही एग्जीक्यूट करेंगे, और वो नहीं हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी वो नहीं हो रहा है जिसपे उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा जताया। ट्रैविस शेख कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल पा रहे हैं। नीतीश रेड्डी इंजरी से वापस आ रहे हैं। ईशान किशन में एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मुंबई का भरोसा उनसे उठ गया था। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि सनराइजर्स हैदराबाद एक प्लान बी ढूंढने में सफल रहे, क्योंकि अगर क्लासन उनका सबसे डेंजरस बैट्समैन नहीं रहेगा
तो बहुत बड़ा खतरा तो उन पे हमेशा बना रहेगा। रोशन पक्ष ये है कि मुकाबला हैदराबाद में, प्रॉब्लम ये है कि मुकाबला हैदराबाद में है तो वहां रन पड़ते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सामने आ रहे हैं पंजाब किंग्स जिसमें प्रियांश आर्या ने शतक जड़ दिया है। श्रेयस अय्यर के पिछले 2 मिसिल्स अगर मैं हटा दूं, जिसमें थोड़े से ऑर्डिनरी लगे श्रेयस अय्यर अपनी हाई स्टैंडर्ड्स के खिलाफ, तो जनरली उनके खेमे में ज्यादा प्रॉब्लम्स। सिर्फ एक बॉक्स, 2 एक्चुअली, जो टिक करना चाहेंगे। मैक्सवेल की बैटिंग, बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, और युजवेंद्र चहल किसी तरीके से 4 ओवर डाल दें, किफायती रहें और विकेट चटका दें, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो पंजाब के लिए आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्योंकि कभी तो बैटिंग ऑर्डर मिसफायर करेगा, कभी तो प्रियांश आर्या जिसके 3 कैच छोड़े गए थे चेन्नई के मैच में, उसका कैच पकड़ा जाएगा, श्रेयस अय्यर नहीं रन बना पाएगा, और आपकी नैया कौन पार लगाएगा, ये सवाल रह जाएगा। तो पंजाब किंग्स को ये सॉर्ट आउट करना है। लेकिन क्योंकि हैदराबाद में मैच है, मैं हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट की उम्मीद कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि अगर सनराइजर्स पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बना दे 250 रन, और मिल जाए हमें एक लास्ट ओवर थ्रिलर विद 15 टू विन ऑफ द लास्ट ओवर, और मजे ही मजे। मजा तो आपको भी आएगा। फैंटेसी टीम बनाना इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जनरली हैदराबाद में मुकाबला होता है तो आप नंबर्स देखते हैं, नंबर्स मेरे पास भी हैं, तो आप कहेंगे नहीं ट्रैविस शेख को तो रखना ही पड़ेगा, राइट, आपको हेनरिक क्लासन को रखना ही पड़ेगा। श्रेयस अय्यर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब बैटिंग सर्फेस है, श्रेयस तो मतलब मुश्किल सर्फेसेस में भी रन बना देते हैं। उसके अलावा प्रियांश आर्या को कैसे ड्रॉप करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने शतक जड़ा, प्रॉबली आईपीएल के डेब्यू सीजन में द बेस्ट एवर, मुझे बताना जरूर। उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह ड्यू हैं, उनके भी रन आने बाकी हैं, मतलब गहराई भी है। मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी भी करते हैं। युजवेंद्र चहल कब तक विकेटलेस जाएंगे, कब तक थोड़े से इनफेक्टिव नजर आएंगे, तो कभी तो विकेट चटकाएंगे, तो वो भी एक समस्या है। और दूसरी तरफ क्या सनराइजर्स हैदराबाद फाइनली एडम जैम्पा को खिलाएंगे, या फिर वही वियान मुल्डर और उस तरह का एक्सपेरिमेंट उनका चलता रहेगा, उन्हें लगेगा जीशान अंसारी उनकी नैया पार लगाता रहेगा। समस्याएं उनके साथ बहुत सारी हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि अब नहीं जीते तो चेन्नई वाला हाल हो जाएगा, यानी बॉटम ऑफ द टेबल में लड़ाई लड़ेंगे लोग कि साउथ की कौन सी टीम जो है वो 9th या 10th फिनिश करने वाली है। तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है, और ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था जब सनराइजर्स ने ऑक्शन में ये स्क्वाड इकट्ठा किया था, आपने भी नहीं किया होगा। लेकिन किसको उम्मीद थी कि पंजाब किंग्स इस तरह का क्रिकेट खेलने में सफल होंगे। रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर हैव अ पॉइंट टू प्रूव, क्योंकि 2020 में ये लोग फाइनल में पहुंचे थे, कोच और कैप्टन की जोड़ी। क्या इस बार पंजाब किंग्स के साथ वो कर सकते हैं जो तमन्ना अधूरी रह गई थी दिल्ली के साथ। मुकाबला बेहतरीन होना चाहिए लखनऊ में, जहां पे मैं एक क्लोजर कॉन्टेस्ट की उम्मीद कर रहा हूं, नॉट सो हाई स्कोरिंग। सनराइजर्स हैदराबाद में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट होगा, बिकॉज दैट्स द ओनली वे सनराइजर्स आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस होल वेयर दे फाइंड देमसेल्व्स। सो गेम फेस ऑन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे टॉप रन गेटर सनराइजर्स और पंजाब के मैच में बताना, टॉप विकेट टेकर बताना, और मुझे बताना कि मुकाबला कौन जीत रहा है। मैं पंजाब को 60-40 की एडवांटेज दे रहा हूं, और मैं लखनऊ और गुजरात के मैच में गुजरात को एग्जैक्टली उतनी एडवांटेज दे रहा हूं, 60-40, मे बी एक्चुअली 65-35। इवन दो प्रिडिक्शन रॉन्ग होते हैं तो मजा और ज्यादा आता है, इसीलिए अगली बार की तैयारी और पुख्ता हो जाती है। तो अगली बार की तैयारी चेन्नई को भी करनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई एक्सप्रेस कैसे पटरी पे आने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल तो वो बहुत खतरे में नजर आ रहे हैं भैया। चेपॉक में चिपक के तो लोग बैठे, लेकिन जितनी खुशियों से भरे चेहरों के साथ आए थे, उतनी ही मायूसी के साथ मिड इनिंग्स ही जाते उन्हें मैंने पहली बार देखा।